सब्सक्राइब करें टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाकर पाएं सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पूलिंग के बारे में। दोस्तों जानेंगे स्पूलिंग होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पूरा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। आगे तो चलिए शुरू करते हैं। स्पूलिंग की फुल फॉर्म होती है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, जिसका मीनिंग होता है एक ही समय में बहुत सारे डिवाइसेस जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हो एक कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे कि प्रिंटर, पेन ड्राइव, सीडी रोम में जो सीडी चल रही हो, इन सारे डिवाइसेस को हम स्पूलिंग की हेल्प से यूज कर पाते हैं। दोस्तों जहाँ तक स्पूलिंग में हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की बात करें तो एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हम हैंडल कर सकते हैं स्पूलिंग में, क्योंकि स्पूलिंग हार्ड डिस्क ड्राइव को एज ए स्पूल यूज करती है, एज ए बफर यूज करती है, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन या फिर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं स्पूलिंग में। स्पूलिंग का जो मैकेनिज्म है वो बफरिंग की तरह होता है दोस्तों। जैसे कि बफरिंग अपने डाटा को पहले मेन मेमोरी में स्टोर करता है, उसी तरीके से स्पूलिंग भी अपने डाटा को पहले हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव करता है, उसके बाद ही आगे डाटा प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है। जो दोनों का मैकेनिज्म है काम करने का वो सेम है दोस्तों। स्पूलिंग एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की तरह भी काम करता है, जैसे कि एक टाइम में अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, इन सब के साथ डाटा को इंटरेक्ट करवाना, इनकी जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस है उनको हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव करना और फिर उनको रैंडमली एग्जीक्यूट करवाना, और एग्जीक्यूट कराने के बाद उनके रिजल्ट्स या फिर उनके आउटपुट को हार्ड डिस्क ड्राइव में तब तक बफर करके स्टोर करके रखना जब तक कि आउटपुट डिवाइस उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो जाए। तो इन सारी मल्टीपल ऑपरेशंस को एक बार हैंडल करने की जो कैपेसिटी है या फिर जो फीचर है, इसके लिए ही हम स्पूलिंग को मल्टी प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। दोस्तों स्पूलिंग का जो काम करने का तरीका था वो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में। दोस्तों ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्पूलिंग। अब थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शुरुआत के दिनों में कंप्यूटर सिस्टम में एक सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम हुआ करता था। इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाता था, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम शुरुआत के दिनों में इतने एडवांस नहीं हुए थे, इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम का जो यूजर होता था उसको एक बार में एक ही प्रोग्राम का आउटपुट मिल पाता था। दोस्तों थोड़े समय बाद ही बैच प्रोसेसिंग का आविष्कार हो गया। बैच प्रोसेसिंग ने हमें ये फैसिलिटी दी कि हम एक बार में मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करवा पाएं। उसके लिए एक कंडीशन ये होती थी कि वो सभी जॉब्स या सभी प्रोग्राम्स सेम लैंग्वेज में लिखे हुए होने चाहिए थे। अगर वो सारे प्रोग्राम सेम लैंग्वेज में लिखे हुए हैं तो उनको हम कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करवा सकते थे। इस इन्वेंशन के बाद चीज़ें और आसान हुई और बैच प्रोसेसिंग के बाद मल्टीपल जॉब्स को एक बार में हम एग्जीक्यूट करवा सकते थे। दोस्तों बैच प्रोसेसिंग के दौरान ही कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे कि इनएफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट सिस्टम में प्रॉब्लम आना। तो ऐसे में इनपुट आउटपुट सिस्टम की एफिशिएंसी को और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए स्पूलिंग का आविष्कार किया गया। दोस्तों जान लेते हैं स्पूलिंग के मैकेनिज्म के बारे में कि स्पूलिंग काम कैसे करता है। दोस्तों जब कभी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन या डाटा भेजा जाता है तो वो डाटा सबसे पहले हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में एक बार जब डाटा सेव हो गया, उसके बाद जब मेन मेमोरी फ्री होगी तब मेन मेमोरी उस डाटा या इंस्ट्रक्शन को सेकेंडरी मेमोरी से उठा लेती है, और उस डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से उठाने के बाद मेन मेमोरी सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेज देती है। एक बार जब डाटा सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो डाटा का आउटपुट है या इंस्ट्रक्शन का आउटपुट है वो मेन मेमोरी में ट्रांसफर करवा दिया जाता है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू के द्वारा ट्रांसफर करवाया गया आउटपुट मेन मेमोरी में तब तक स्टोर रहता है जब तक कि मेन मेमोरी उसको सेकेंडरी मेमोरी के पास सेव होने के लिए या फिर आउटपुट करवाने के लिए भेज ना दे। एक बार जब मेन मेमोरी उस एग्जीक्यूटेड प्रोसेस या एग्जीक्यूटेड जॉब को सेकेंडरी मेमोरी में भेज देती है तो जो एग्जीक्यूटेड डाटा है वो सेकेंडरी मेमोरी में तब तक सेव रहता है जब तक कि वो एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन या डाटा उस आउटपुट डिवाइस को ना ट्रांसफर कर दिया जाए जिस इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाई गई है। दोस्तों इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्पूलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए इनपुट आउटपुट बफर को यूज करता है। दोस्तों पहले के टाइम पे एक से ज्यादा इनपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर
कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। लेकिन स्पूलिंग के आने के बाद हमें ये बेनिफिट मिला कि हम एक बार में एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते थे और साथ ही साथ उन इनपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम में डाटा ट्रांसफर करने या इनपुट करवाने के लिए परमिशन भी दे सकते थे। दोस्तों स्पूलिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एक बार में हम मल्टीपल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करके उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पूलिंग के आने से पहले ये सुविधा हमें नहीं मिल पाती थी। तो स्पूलिंग के आने के बाद जैसे कि हम वन टाइम में सेवरल इनपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेजेस है स्पूलिंग की। दोस्तों स्पूलिंग का सेकंड एडवांटेज ये है कि स्पूलिंग अपने डाटा को बफर कराने या स्पूल कराने के लिए सेकेंडरी मेमोरी को यूज करती है, और सेकेंडरी मेमोरी एक बहुत ज्यादा चीपर मेमोरी है। मतलब आपको मार्केट में इसके लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे एज कम्पेरेबल टू द रैम। दोस्तों स्पूलिंग के आने के बाद हमें एक और बेनिफिट ये हुआ कि CPU को हम मोस्ट ऑफ द टाइम अब यूटिलाइज कर पाते थे, क्योंकि स्पूलिंग के आने के बाद इनपुट डिवाइसेस अपनी न्यू जॉब्स या इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर देता है। ऐसे में मेन मेमोरी उन न्यू जॉब्स को या इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है सेकेंडरी मेमोरी से और फिर उसको CPU के पास एग्जीक्यूट कराने के लिए भेज देता है। दोस्तों स्पूलिंग का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है प्रिंटर। जब कभी हमें कंप्यूटर सिस्टम में कोई डाटा प्रिंट करवाना हो तो हम प्रिंटर को कमांड दे देते हैं कि वो डाटा को प्रिंट कराएं, लेकिन अगर उसी टाइम पे वो प्रिंटर बिजी हो किसी और जॉब को एग्जीक्यूट करने में, तो ऐसे में जो कमांड हमने प्रिंटर को दी है वो प्रिंटर स्पूल में सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में प्रिंटर स्पूल में तब तक सेव रहता है जब तक कि प्रिंटर फ्री ना हो जाए और उस इंस्ट्रक्शन को फैच ना कर ले। तो दोस्तों ये जो डाटा स्टोरिंग की जो कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है, ये स्पूलिंग के आने के बाद ही सक्सेसफुल हो पाई। ये बेहतरीन एग्जांपल है कि कैसे प्रिंटर को दिया जाने वाला कमांड या इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है और वो तब तक सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहता है जब तक कि प्रिंटर फ्री ना हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।